Good afternoon everyone. My name is Amrita Misra and today I am going to take one short revision video of principal practice and insurance. ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो होगा जिसमें आपका टोटल पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. ठीक है, हम सारे पॉइंट को टच करेंगे, जो सारे यूनिट्स को हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है. तो इंश्योरेंस बेसिकली एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है किसमें, बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर कंपनी. ठीक है, इंश्योरर यहाँ पे कौन होता है, यहाँ इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरर क्या होता है, वो कंपनी जो क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इंश्योर्ड क्या होता है, जो पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है. ठीक है, ठीक है, तो वो पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है उसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड. एंड इंश्योरर कौन होता है, वो पर्सन जो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस टू द यूजर्स. ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड से कि जब भी कोई लॉस होगा फ्यूचर में, अनसर्टेन एक्टिविटीज़ होगा जिसकी वजह से अगर कोई भी यूजर्स या इंश्योर्ड को लॉस होगा, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंश्योर. ठीक है, तो सिंपल वर्ड में से ये कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस है एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड, इन विच इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू बियर द लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस इन केस ऑफ अनसर्टेनिटीज़. अगर कोई भी लॉस जो अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज हुआ है, तो उसमें क्या प्रॉमिस करता है जो इंश्योरेंस कंपनी, कि हम उस लॉस को बियर करेंगे. ठीक है, तो ये होता है इंश्योरेंस. अब जो इंश्योर्ड होता है वो क्या करता है, वो रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या करता है, पे करता है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को. ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट में हर एक महीने वो इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उसके द्वारा. ठीक है, तो वो अमाउंट क्या होता है कि जो इंश्योर्ड होता है वो क्या करता है, रेगुलरली इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंश्योरेंस इज अ प्रॉमिस भी हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बाय अ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करता है टू प्रोटेक्ट अ पर्सन और बिजनेस फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज. अगर अनसर्टेनली कोई फाइनेंशियल लॉसेस कंपनी में अराइज हो गया, तो उस केस में क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्ट करता है किसको, बिजनेस हो गया या पर्सन हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, बिजनेस को पे करना होगा, रेगुलर अमाउंट पेमेंट करना होगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम. ठीक है, ठीक है, इफ़ लॉस हैपन, जैसे लॉस क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, फायर से हो सकता है, जो भी लॉस, एक्सीडेंट, और द इंश्योरेंस कंपनी पेज मनी कॉल्ड क्लेम. ठीक है, जब भी लॉस होगा, ठीक है, जब भी कोई लॉस होगा तो उस लॉस होने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करती है उसे हम बोलते हैं क्लेम. ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंश्योरेंस. और इंश्योरेंस वर्क ऑन आइडिया ऑफ शेयरिंग द लॉस ऑफ फ्यू एमंग मेनी. इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, कुछ को लॉस हम बहुत लोग में शेयर करते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कि नीड क्या होता है इंश्योरेंस का. अगर हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या नीड होता है, क्यों पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इंश्योरेंस लेता है. ठीक है, क्यों इंश्योरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि वो अनसर्टेन केस में फाइनेंशियल सेफ्टी या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करे यूजर्स को. ठीक है, जब भी कोई अनसर्टेन इवेंट आता है, ठीक है, तो उसमें इंश्योरेंस अगर कोई पर्सन लिया है तो उसमें क्या होता है कि अनसर्टेन इवेंट अराइज हुआ जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ किसी भी कंपनी या पर्सन को, तो उसमें क्या होता है कि उसको अपना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर उस प्रोडक्ट का क्या है, इंश्योरेंस है, तो वो कंपनी सारा क्लेम बियर करेगी. तो ये क्या होता है, एक पर्पज़ और नीड्स की जो इंश्योरेंस होता है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है टू द यूजर्स या कंपनी इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटीज. ठीक है, तो अब दूसरा देखिए, रिड्यूस टेंशन ऑफ फियर ऑफ लॉस इन फ्यूचर. अगर हम पर्टिकुलर एसेट्स या पर्टिकुलर लाइफ हो गया हमारा, या पर्टिकुलर गुड्स हो गया या कंपनी हो गया, हम अगर उसका इंश्योरेंस लेके चल रहे हैं तो हम उसके लिए एकदम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस हो रहा है उस पर्टिकुलर एसेट्स को या कोई भी गुड्स हो उसे, तो उस टाइम पे हमारा कोई भी फाइनेंस जो होता है, मनी इन्वॉल्व हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जब भी कोई लॉस होगा तो उस लॉस का अमाउंट का जो भी अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. ठीक है, और हेल्प फैमिलीज मैनेज आफ्टर डेप्थ और इलनेस. ठीक है,
अब जैसे कोई फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में एक ही मेंबर है जो कमाता है, उस उनके कमाने की वजह से उनकी फैमिली का सारा एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस चलता है। बट अगर उनका डेथ हो गया तो फिर वो फैमिली कैसे चलेगी? तो इस वजह से क्या होता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर ले लेते हैं तो अगर वो पर्सन का डेथ भी हो गया तो उस केस में क्या होगा कि जो भी सारा उनके डेथ होने के बाद जो अमाउंट होगा या जो भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी नॉमिनी को, ठीक है। अब आता है हेल्प बिजनेस कंटिन्यू देयर ऑपरेशन स्मूथली, ठीक है। अगर कोई भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज का इंश्योरेंस होगा तो इससे क्या होता है कि जो बिजनेस है वो अपने ऑपरेशन या बिजनेस को स्मूथली कर सकता है विदाउट एनी फियर, ठीक है। फिर आता है इंकरेज सेविंग हैबिट एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। सेविंग हैबिट को इंकरेज करता है, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं हर मंथ वो एक अमाउंट जो होता है जो कि जिसको हम प्रीमियम कहते हैं वो क्या होता है हम देते हैं किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। तो इससे क्या होता है सेविंग प्रमोट होता है, ठीक है। तो ये सारे नीड और या पर्पज कह सकते हैं होता है क्या इंश्योरेंस का, ठीक है। अब देखो इंश्योरेंस एज ए सोशल सिक्योरिटी टूल, कैसे इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी टूल है, ठीक है। तो एक्ट एज ए सपोर्ट सिस्टम फॉर अ सोसाइटी ड्यूरिंग एक्सीडेंट डिजास्टर एंड डेथ, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या करता है, ये क्या करता है एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जैसे मान लो कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब हो सकता है उनको किसी वजह से किसी डिजास्टर की वजह से लॉस हो जाए, ठीक है, या फायर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उनसे अगर लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी टाइप का इंश्योरेंस हमने लिया है तो उस केस में सपोर्ट सिस्टम का काम करता है इंश्योरेंस। अगर कोई भी पर्सन को कोई भी तरीके का लॉस हुआ, अगर उसका इंश्योरेंस उन्होंने लिया है तो क्या करता है उन्हें तुरंत ही क्लेम मिल जाएगा जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंडिचर को बियर कर सके, ठीक है। दूसरा होता है और हेल्प पुअर फैमिलीज थ्रू लाइफ इंश्योरेंस। और एक सोशल सिस्टम का काम कैसे करता है, जो जैसे कि पुअर फैमिली होते हैं तो वो अपने क्या करते हैं जो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनका लाइफ इंश्योरेंस ले लिया उस फैमिली में, तो अगर उन फैमिली मेम्बर का डेथ हो जाता है तो उसके बाद क्या कर सकता है कि जो इंश्योरेंस होता है जो अमाउंट पे करता है नॉमिनी को, वो उनसे एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाता है पर्टिकुलर पर्सन के डेथ के बाद, ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ केयर सपोर्ट थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब कोई पर्सन बहुत बीमार रहता है, उनकी बीमारी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर या उनके जो भी है हमारे खर्चे हैं हेल्थ का मेडिसिन का बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है। अगर वो पर्सन क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो जितना भी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं मेडिसिन पे या मेडिकल चीज़ों पे तो वो कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ऐसे भी असिस्टेंट प्रोवाइड करती है और रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ सिटीजन, ठीक है। और ये क्या करती है इंश्योरेंस क्या करती है गवर्नमेंट का जो है बर्डन भी कम करती है, क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस अगर कोई पर्सन लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, तो इससे क्या हो जाता है गवर्नमेंट का रोल थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को फुलफिल करके एक हम कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस होता है वो सोशल सिक्योरिटी टूल्स की तरह काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कैसे कैसे जो हमारा इंश्योरेंस होता है या इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कैसे प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? तो सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन करती है, कैसे? जो भी मान लेते हैं हाउस होल्ड्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने पैसे को सेव करके वो पैसे को सेव करते हैं, फिर उस पैसे को सेव करके एज अ प्रीमियम वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो इससे क्या होता है डेवलपमेंट होता है किसका? कंट्रीज़ का, ठीक है। तो प्रीमियम कलेक्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्री, जो भी प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तो वो प्रीमियम कलेक्ट करके क्या करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा किसका? कंट्री का, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंश्योरेंस होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर दूसरा आता है इनकरेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक क्या करता है जैसे कि जो बिजनेसेस होते हैं वो अब बहुत सारे बिजनेस होते हैं बट उनके बिजनेस में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से चांसेस ऑफ लॉसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे रोल होता है इंश्योरेंस का कि वो बिज़नेस क्या करते हैं अपने जहाँ पे उनका देख रहे हैं कि जिस एरिया में उनको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है उस चीज़ को वो क्या कर लेते हैं इंश्योर करा लेते हैं। जब वो इंश्योर करा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि वो एकदम फ्रीली अपने बिजनेस को करते हैं, जानते हैं कि अगर इन केस अगर उनको कोई लॉस होता है अनसर्टेनिटी कोई लॉस
आ जाता है बिजनेस में, तो उस चीज़ को कौन क्लेम कौन प्रोवाइड करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इस वजह से इससे क्या होता है, जो बिजनेसेस हैं, जो बहुत सारे बिजनेस हैं और जो ट्रेड और इंडस्ट्री है, वो फ्रीली क्या हो रहा है? प्रमोट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे क्रेडिट ग्रोथ भी हो रहा है, जैसे कि कोई जो बैंक होता है वो क्या करता है, वो उस कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स है, पर्टिकुलर एसेट्स पे वो क्या करता है? इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है, अगर उस लोन पे क्या है, अगर उस एसेट्स पे इंश्योरेंस दिया गया है तो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी एसेट्स इंश्योर्ड है, ठीक है, तो उससे बैंक जो होता है उस एसेट्स पे इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट को भी प्रमोट करता है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है, जैसे कि जो इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनके वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए वो परमानेंटली क्या करती हैं, वो जॉब निकालती रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी होता है इससे। फिर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, इंश्योरेंस रिड्यूस इकोनॉमिक शॉक्स आफ्टर नेचुरल डिजास्टर एक्सीडेंट, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डिजास्टर या कोई भी चीज़ मिस हैपनिंग हो रही है, तो उससे क्या करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होता है वो उसको देखता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अब आता है थ्योरीज ऑफ इंश्योरेंस। देखो बहुत सारे थ्योरीज होते हैं इंश्योरेंस के, जिसमें कि ये 3 इंपॉर्टेंस है, जैसे रिस्क ट्रांसफर थ्योरी, रिस्क पूलिंग थ्योरी और प्रॉफिटेबिलिटी थ्योरी। तो रिस्क ट्रांसफर थ्योरी क्या करता है? ये कहता है कि द इंश्योर ट्रांसफर रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी। रिस्क ट्रांसफर थ्योरी ये कहता है कि जो इंश्योरेंस में क्या होता है, जो इंश्योर्ड होता है, मीन्स पर्सन होता है, वो अपना रिस्क टोटली ट्रांसफर कर देता है किसके ऊपर? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो इतना हमें की टर्म याद रखना है कि रिस्क ट्रांसफर थ्योरी ये बोलता है कि जो भी रिस्क होता है पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड, अगर वो उसका इंश्योरेंस है, तो उस टाइम पे क्या करता है, जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो अपना रिस्क को ट्रांसफर कर देता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। दूसरा आता है रिस्क पूलिंग थ्योरी, जो कि कहता है मेनी पीपल पे प्रीमियम बट लॉसेस ऑफ फ्यू आर कवर्ड फ्रॉम द पूल, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस ले लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिए, हम क्या करते हैं कि कोई गुड्स का इंश्योरेंस ले लिए, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें हमेशा लॉस हो ही रहा है। हम प्रीमियम तो रेगुलरली पे कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रीमियम कंपनी को रेगुलरली पे कर रहे हैं, बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारा लॉस होगा ही, ठीक है। जब लॉस होगा तब तो वो हमें अमाउंट मिलेगा, अगर नहीं मिला तो वो प्रीमियम अमाउंट कंपनी का होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यही प्रिंसिपल ये कहता है कि हम प्रीमियम तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रीमियम तो बहुत सारे पर्सन से कलेक्ट करती है, बट वो क्या करती है, जो लॉस कंपनसेट करती है उसी पर्सन को जिसको सच में वो लॉस हैपन हो रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा है कि द प्रीमियम मेनी पीपल पे प्रीमियम बट लॉसेस ऑफ फ्यू आर कवर्ड। जिनका लॉसेस इनकर्ड हो रहा है, जिनका सच में एक्सीडेंटली कोई चीज़ अकर हो रहा है, उन्हीं को हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं, ठीक है, सबको नहीं करते। अब आता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो होता है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड पास डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर लॉसेस, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स और पास डेटा को यूज करते हैं ताकि हम फ्यूचर लॉसेस को देख सकें, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये 3 थ्योरीज है इंश्योरेंस के, जिसमें सबसे पहला है रिस्क ट्रांसफर थ्योरी, जो बताता है कि क्या होता है कि हम अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। दूसरा है रिस्क पूलिंग थ्योरी। रिस्क पूलिंग थ्योरी ये बताता है कि हम क्या करते हैं कि हम तो प्रीमियम बहुत पर्सन से कलेक्ट करते हैं, बट हम लॉसेस उन्हीं पर्सन का कवर करते हैं जिनका सच में वो लॉस हैपन होता है, ठीक है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जिसमें जो कि मैथमेटिकल डेटा पे बेस्ड है, कि हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स और पास डेटा को यूज करके हम देखते हैं कि ये कितना % चांस है पर्टिकुलर लॉस अकर होने का, ठीक है। तो ये सब हमारे 3 थ्योरीज हैं, ठीक है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए। प्रिंसिपल होता है जो कि बताता है कि एक अगर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो होता है अटमोस्ट गुड फेथ। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, तो उस टाइम पे जो भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मटेरियल हैं,
तो वो डिस्क्लोज करना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, जैसे जो इंश्योरेंस ले रहा है उन्हें भी और जो इंश्योरेंस दे रहा है उन्हें भी। जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, जो इंश्योरेंस कंपनी वो अपने टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताए कि इतना आपको प्रीमियम पे करना होगा, इतने साल बाद या इतने ईयर बाद आपको अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मीन्स ईच एंड एवरी थिंग शुड बी डिस्क्लोज। और यूजर क्या है यहाँ पे, जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है उसे क्या करे, उसके बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। कोई भी चीज़ हाइड ना करे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ उसने छुपाया तो फ्यूचर में अगर मान लेते हैं कि उस एसेट्स को लॉस हुआ, कोई अनसर्टेन कंडीशन की वजह से उस एसेट्स को लॉस हुआ, तो अगर आपने कोई भी बात छुपाई रहेगी तो उन केस में उन्हें कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दोनों का, कंपनी का और इंश्योरेंस कंपनी का और यूजर का, कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में और इंश्योरेंस का जो टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट है दोनों लोग एक दूसरे को डिस्क्लोज करें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, बोथ पार्टीज मस्ट शेयर द ट्रू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जितने भी ट्रू इन्फॉर्मेशन अब है किसके बारे में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में या जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में, वो दोनों लोग अपने आपस में डिस्क्लोज करें, ठीक है। फिर दूसरा प्रिंसिपल आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है पर्टिकुलर एसेट्स के लिए, ठीक है, तो उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर एसेट्स को लॉस हो रहा है, अगर मान लो फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टिनिटीज आए जिसकी वजह से पर्टिकुलर एसेट जिसका हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनको अगर लॉस अकर हुआ, तो उस पर्टिकुलर यूजर्स जो है या इंश्योर्ड जो उनको इफेक्ट पड़ना चाहिए, उनको क्या हो, उसके लॉस की वजह से उन्हें भी अफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर भी कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस हो रहा है तो उससे क्या है, जो इंश्योर्ड है उसको भी अफेक्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है यू शुड हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंडेमनिटी आता है, ठीक है। इंडेमनिटी मतलब ये बोला जाता है इंडेमनिटी में कि जो क्या होता है कि जो हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपको सेम पोजीशन पे लाना जिस पोजीशन में आप लॉस अकर्ड होने के पहले में थे। इंश्योरेंस का यही ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि इसका मेन मोटिव होता है कि आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये होता है इंडेमनिटी। और लेकिन ये जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है वो एक टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। वो कौन सा होता है, लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ हर इंश्योरेंस में ये बोला जाता है कि प्रिंसिपल मतलब जो इंश्योरेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इंडेमनिटी का, बट लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है जहाँ पे इंडेमनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, ठीक है। अब होता है सब्रोगेशन। यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि आप उतना ही कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, उतना ही आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा जितने को आपको लॉस हुआ है, ना कि उससे ज़्यादा अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। भले ही आप प्रीमियम कितना भी दे दें, लेकिन आपको उतने ही लॉस को कवर किया जाएगा या कंपनसेट किया जाएगा जितने अमाउंट का लॉस हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सब्रोगेशन, ठीक है। अगर सब्रोगेशन में ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन है एक सब्जेक्ट मैटर के लिए उसने 2-3 इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले लिया है, इंश्योरेंस ले लिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर उस सब्जेक्ट मैटर को लॉस होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऐसा नहीं कि आपको सारे कंपनी बराबर अमाउंट में, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 5 लाख का एसेट्स है, ठीक है, 5 लाख का पर्टिकुलर एसेट्स है, और हम जो पर्सन है वो क्या नाम है उसका, अजय है, ठीक है। तो उसने क्या किया, डिफरेंट मान लीजिए 3 इंश्योरेंस कंपनीज है, मान लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। अब ये तीनों से क्या किया, इंश्योरेंस करा लिया, कितने का, 5-5 लाख का, ठीक है, 5-5 लाख का इंश्योरेंस करा लिया। अब मान लेते हैं कि आपको क्या हो गया, ये जो एसेट्स हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं जल गया, ठीक है। तो उसके जलने की वजह से हमारा 3 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है। 3 लाख का नुकसान हुआ, तो इसमें क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि सारी कंपनी आपको 3-3 लाख पेमेंट करेगी, नहीं। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि इक्वल रेशियो में फिर सारी कंपनी मिल के, ये तीनों कंपनी मिल के आपको 3 लाख का भुगतान करेंगी, ना कि एक कंपनी 3 लाख। तो ये होता है सब्रोगेशन का मतलब कि अगर कोई भी यूजर्स मोर देन 1 कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो उस केस में क्या होगा कि सारे कंपनियां मिलके उस लॉस को कंपनसेट करेंगी, ठीक है। तो ये होता है
सब्रोगेशन, ठीक है। फिर होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फिर आता है सब्रोगेशन प्रिंसिपल होता है कि आफ्टर पेइंग द क्लेम द इंश्योरर गेट द राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी। देखो अगर क्या होता है कि कोई भी लॉस, कोई भी अगर मान लो जिस सब्जेक्ट मैटर का हमने इंश्योरेंस कराया है, अगर उस सब्जेक्ट मैटर का कोई भी लॉस होता है, मान लेते हैं कि हमने अपने कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है। अब उस कार का एक्सीडेंट हो गया थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी थर्ड पार्टी आया, उसके वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि आपसे पहले वो दूसरे जो थर्ड पार्टी होती है उससे पैसा वो क्या करती है, वो रिकवर करती है, ठीक है। ऐसा अब उसका गलती है तो उससे पैसा रिकवर करेगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, अमाउंट प्रोवाइड करता है, अमाउंट तो प्रोवाइड करता है, बट जो भी जितना भी हमारा क्या होता है कि लॉस होता है जितने अमाउंट का, वो थर्ड पार्टी से रिकवर करती है, ठीक है। तो ये होता है सब्रोगेशन। और हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन देख लिया कि अगर मोर देन वन कंपनी से हमने एक ही सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस कराया है तो सारे इंश्योरेंस कंपनी जो होती है मिलके कोई पर्टिकुलर लॉस को कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। क्लेम डिपेंड ऑन द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस। जैसे ये क्या होता है कि अगर जो मतलब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उस टाइम पे डिसाइड होता है कि अगर इस लॉस की वजह से पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो हम कवर करेंगे। तो अगर देखो तो उसी रीजन की वजह से अगर उस एसेट्स को हार्म होता है तभी क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो ये कहता है प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस के। फिर आता है डबल इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको देख लेना है। डबल इंश्योरेंस क्या होता है, डबल इंश्योरेंस मीन्स अगर हम सेम प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, मोर देन वन टाइम हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है डबल इंश्योरेंस। देखो डबल इंश्योरेंस मीन्स सेम प्रॉपर्टी और पर्सन इज इंश्योर्ड विद टू और मोर इंश्योरेंस कंपनी एट द सेम टाइम। हम क्या करते हैं कि हम सेम रिस्क के लिए, सेम लॉस के लिए क्या करते हैं, हम अगर इंश्योरेंस ले लेते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का मोर देन वन कंपनी से, तो उसे हम बोलते हैं डबल इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये क्यों लिया जाता है कि द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम फुल अमाउंट फ्रॉम ऑल कंपनी। ये क्या है कि अगर भले ही आप क्या कर सकते, क्या किए हैं कि आप दो या दो से अधिक कंपनी से क्या किए हैं, आपने इंश्योरेंस करा लिया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी कंपनी मिलके उतने अमाउंट का आपको कंपनसेट करेगी, बल्कि सारी कंपनी कलेक्टिवली मिलके पर्टिकुलर अमाउंट का आपको पेमेंट करेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑल कंपनीज विल शेयर द क्लेम। सारे कंपनी अगर मान लो 3 लाख का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो 3 लाख तीनों मिल के देंगे, ठीक है। अब आता है ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस क्या होता है, ओवर इंश्योरेंस मीन्स जो जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एसेट्स है 5 लाख का, ठीक है, बट हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं 10 लाख का, 10 लाख का इंश्योरेंस करा लिए, तो इसको कहा जाता है ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस मीन्स द सम इंश्योर्ड इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। जितना हमें क्या है कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी का, अगर हम उससे ज़्यादा वैल्यू का इंश्योरेंस करा ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस। जैसे हाउस का हम करा रहे हैं, तो हाउस अगर हमारा 10 लाख का है बट हम इंश्योरेंस कितने का लिए हैं, 15 लाख का, ठीक है। अगर लॉस हुआ 6 लाख का तो कंपनी क्या करेगी, 6 लाख ही पे करेगी, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करेगी, भले ही आप ज़्यादा का प्रीमियम, ज़्यादा का हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस ले ले रहे हैं। फिर आता है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो जैसे कि जो हमारा प्रॉपर्टी है वो 5 लाख का है बट हम इंश्योरेंस लिए 3 लाख का या 2 लाख का, मीन्स जितना वैल्यू ऑफ एसेट्स है उससे कम का अगर हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उसे अंडर इंश्योरेंस बोलते हैं। मीन्स द इंश्योरेंस मीन्स द सम इंश्योर्ड इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें जैसे कि इन केस ऑफ लॉस इंश्योर्ड विल नॉट रिसीव अ फुल कंपनसेशन। इसमें क्या है कि अगर लॉस होता है तो फुल कंपनसेशन नहीं मिलेगा। दे रिसीव अ क्लेम इन अ रेशियो ऑफ इंश्योरेंस। जैसे कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीन है कितना, हमारा 10 लाख है, ठीक है, और इंश्योरेंस कितने का लिया गया है, 5 लाख का, ठीक है, जो कि अंडर इंश्योरेंस है। अगर 4 लाख का हमारा क्या हुआ, 4 लाख का अगर हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इससे क्या होगा, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो क्लेम अमाउंट कितना होगा, क्लेम अमाउंट जो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर कितना इंश्योर्ड वैल्यू कितना हमारा है, 5 लाख, ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू कितना हमारा, 10 लाख, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट कितना, 10 लाख, और लॉस कितने का हुआ है, 4 लाख का, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे तो हमें बस 2 लाख रुपए का ही क्लेम मिलेगा, ना कि 4 लाख रुपए का, ठीक है। तो इसमें हम ये फॉर्मूला जरूर से आप याद रखिएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन भी दे दे शॉर्ट फॉर्म में
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद करिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंश्योर्ड वैल्यू मीन जितने का हमने इंश्योरेंस लिया उतना, फिर हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट से, फिर हम देखेंगे कि लॉस कितने का हुआ, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा कितना अमाउंट पे होगा। ठीक है, अब आता है री इंश्योरेंस। ठीक है, री इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी। री इंश्योरेंस कौन कराता है, खुद इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस लेते हैं। मान लो कि हम हैं पर्सन ए और इंश्योरेंस कंपनी है, हम अपने पर्टिकुलर एसेट्स के लिए हम क्या किए हैं, इंश्योरेंस लिए पर्टिकुलर कंपनी ए से, बट जो कंपनी ए है उसको ये लग रहा है कि हम अकेले इस अगर कोई भी लॉस होगा तो हम अकेले हम क्या करेंगे, इस एसेट्स को भरपाई नहीं कर पाएंगे या क्लेम हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस लेती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एसेट्स के लिए, तो उसे हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। देखो, एन इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर पार्ट ऑफ रिस्क टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस लेती है और अपना थोड़ा पार्ट ऑफ रिस्क इसको ट्रांसफर कर देती है अनदर इंश्योरेंस कंपनी को। दिस हेल्प देम मैनेज वेरी बिग रिस्क। अगर कोई मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एसेट्स पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का अगर मतलब लॉस हो जाएगा तो उस केस में क्या करती है कि इंश्योरेंस कंपनी दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस ले लेती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में सबसे पहले है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब यूनिट 2 में हम सबसे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, एक पर्सन होता है जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, और दूसरा कंपनी कौन होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होता है, ठीक है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसमें जिसमें कि जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है कि अगर आपका डेथ हो जाता है या अगर आपका डेथ हो जाता है तो उस टाइम पे या जो मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, उस टाइम पे आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर इंश्योर पे अ सम ऑफ मनी ऑन अ डेथ और अ सर्वाइवल। ठीक है, डेथ होगा तब, या तो सर्वाइवल मीन्स आफ्टर अ मैच्योरिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं तो अगर हम 10 साल के पहले मर जा रहे हैं तब हमें क्लेम मिल जाएगा, नहीं तो 10 साल तक अगर हम सर्वाइव कर दिए तो उस 10 साल के पूरा होने पे हमें जो अमाउंट मिलेगा वो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों लोग के बीच में। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फैमिली को फाइनेंशियली और ऑल्सो एक्ट एज ए सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट टूल। क्यों, क्योंकि जो हम क्या करते हैं कि जो हम जैसे कि हमारा क्या होता है, जो हम प्रीमियम पे करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ऐसा कुछ प्लान होता है कि जिसमें कुछ अमाउंट तो हमारा एज ए प्रीमियम लिया जाता है, बट कुछ पार्ट जो होता है अमाउंट का उसको एज ए इन्वेस्टमेंट हमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि सेविंग भी होता है प्लस इन्वेस्टमेंट भी टूल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, ये एक प्रिंसिपल होता है, जैसे हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हम लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए लेते हैं, ह्यूमन के लाइफ के लिए लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम डिपेंड ऑन एज, हेल्थ, ऑक्यूपेशन एंड लाइफ स्टाइल। जो प्रीमियम होता है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि पर्सन का कितना एज है, हेल्थ पोजीशन क्या है, वो हमेशा बीमार रहता है या फिट है। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या उनके मतलब जो ऑक्यूपेशन है वो क्या किस टाइप का जॉब परफॉर्म करते हैं, फिर लाइफस्टाइल उनका कैसा है। ठीक है, अब आता है लाइफ इंश्योरेंस गिव अ मनी आइदर ऑन अ डेथ और अ मैच्योरिटी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या करता है, मनी प्रोवाइड किया जाता है या तो पर्टिकुलर पर्सन का डेथ हो जाए या तो मैच्योरिटी पीरियड जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में डिसाइड हुआ है वो फुलफिल हो जाए या पूरा हो जाए तब। ठीक है, और इट इंक्लूड अ रिस्क प्रोटेक्शन प्लस सेविंग प्लस टास्क बेनिफिट। ठीक है, जो भी अमाउंट हम इंश्योरेंस एज ए प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं उसमें हमें टैक्स डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये सारे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। बहुत सारे हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं, तो इसमें जिसमें सबसे पहले होता है होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, तो होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो पर्सन होता है हम उनके पूरे होल लाइफ का हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस केस में नॉमिनी को पेमेंट दिया जाता है। अगर पर्टिकुलर पर्सन जैसे ए है, पर्सन ए है, उनका हम क्या कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लिए, तो मान लेते हैं कि ये 50 साल तक जीते हैं, 50 साल तक जिएंगे। 50 साल के बाद अगर इनका डेथ हो जाता है तो जो मिस्टर ए है उनका जो भी उन्होंने नॉमिनी बनाया होगा जिसको भी उन्हें अमाउंट दे दिया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस का। इसे हम कहते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें जिस पर्सन का पॉलिसी होता है उन्होंने जिनको अपना नॉमिनी चूज़ किया होगा उनके लाइफ और उनके डेथ के बाद उस पर्सन को पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है इंडोमेंट पॉलिसी। ठीक है, इंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हम क्या किए हैं कि हम 30 साल का लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं, तो अगर पर्टिकुलर पर्सन है अगर 30 साल के अंदर मर जा रहा है, ठीक है, तब अमाउंट मिल जाएगा, या तो पर्सन 30 साल तक सर्वाइव कर दिया तो वो मैच्योरिटी पीरियड हो गया तो मैच्योरिटी पे अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पेड ऑन डेथ
और एट अ मेच्योरिटी बेस्ट फॉर सेविंग, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है टर्म पॉलिसी, ठीक है। टर्म पॉलिसी क्या होता है? प्योर प्रोटेक्शन एंड लोअर प्रीमियम होता है। टर्म पॉलिसी हम कुछ समय के लिए लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है। इसका प्रीमियम जनरली लो अमाउंट में होता है, ठीक है। फिर मनी बैक पॉलिसी, ठीक है। मनी बैक पॉलिसी क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे बोल दिया कि आप 10 साल तक क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आपको मान लो 10 साल के बाद कंपनी आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी। तो ये होता है हमारा क्या? मनी बैक पॉलिसी। फिर आता है यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि इसमें जो भी प्रीमियम अमाउंट का डिसाइड होता है, मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, मंथली 10,000 का प्रीमियम देते हैं, तो इसका हाफ अमाउंट जैसे 5,000 एज ए प्रीमियम ट्रीट हो जाता है, और जो 5,000 होता है उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। किसी भी जो भी इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट देख के इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट प्लस इंश्योरेंस कवर, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लिए तो लाइफ इंश्योरेंस का 5,000 अमाउंट, और जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए 5,000, ठीक है। तो ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन है किसका? इन्वेस्टमेंट प्लान का और लाइफ और इंश्योरेंस कवर का, ठीक है। अब आता है पेंशन रिटायरमेंट प्लान, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है जब तक जॉब करता है तब तक तो ठीक है, वो लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है, बट जैसे ही उसका रिटायरमेंट होता है उसके बाद उनको उसका अमाउंट मिलने लगता है। तो ये होता है। फिर चाइल्ड प्लान, ये चाइल्ड प्लान हम किसके लिए लेते हैं? अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। जैसे हेल्प इन चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज के लिए क्या करता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन लेता है, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड प्लान। तो ठीक है, इतने टाइप्स के हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं। बस हमें की टर्म्स याद रखने हैं, हमें इतना ध्यान रखना है बस। अब आता है नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है? राइट प्रोवाइड करता है किसको? जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, जैसे जो हमारा पर्टिकुलर पर्सन होता है जो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, उसको राइट प्रोवाइड करता है। 2 राइट प्रोवाइड करता है। सबसे पहला राइट होता है नॉमिनेशन का, दूसरा होता है असाइनमेंट। अब नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन का मतलब कि पॉलिसी होल्डर अपॉइंट अ पर्सन हु विल रिसीव द इंश्योरेंस मनी आफ्टर अ पॉलिसी होल्डर डेथ। ये क्या होता है नॉमिनेशन? कि ये राइट होता है पॉलिसी होल्डर के पास कि वो क्या करे, कि वो एक पर्सन अपॉइंट करे जो क्या करेगा, अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उनके डेथ के बाद वो अमाउंट रिसीव करे, जिसको कि हम नॉमिनी बोलते हैं, ठीक है। अब नॉमिनी कौन कौन हो सकता है? पर्टिकुलर पर्सन की वाइफ हो सकती है, या वाइफ है तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं, और चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, और इवन फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इंश्योरेंस कंपनी में आस्क फॉर अ रिलेशनशिप प्रूफ, ठीक है। तो ये सारे लोग हो सकते हैं जिनको नॉमिनी बनाया जा सकता है। अब देखो की फीचर क्या होता है नॉमिनेशन का। तो नॉमिनेशन विल वैलिड ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। नॉमिनेशन कब वैलिड होता है? जब पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर जिसने दूसरे पर्सन को चूज़ किया, अगर उनका डेथ हो जाता है तब नॉमिनेशन को वैलिड माना जाता है। फिर दूसरा होता है द नॉमिनी डज नॉट बिकम ओनर ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द पॉलिसी होल्डर्स लाइफ। देखो नॉमिनी क्या होता है, अगर डेथ के बाद ही नॉमिनी अपना राइट क्लेम कर सकता है। बट अगर पर्टिकुलर पर्सन जिंदा है तब जो नॉमिनी है वो राइट क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। डेथ के बाद ही वो अपने राइट को क्लेम कर सकता है। फिर आता है नॉमिनी कैन नॉट टेक अ पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। नॉमिनी क्या है? जैसे कि पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक नॉमिनी क्या कर सकता है कि कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि सरेंडर, चेंज ऑफ डिटेल, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम इसका टोटल पूरे 3 पॉइंट्स का बस एक ही मतलब निकलता है कि जब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाएगा तभी नॉमिनी जो है अपने राइट को अवेल कर पाएगा, ठीक है। अगर जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक कोई भी नॉमिनी का राइट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कितने टाइप्स के नॉमिनेशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल नॉमिनेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है, सिंपल नॉमिनेशन में सिंपली एक पर्सन को चूज कर लिया जाता है एज ए नॉमिनी। दूसरा होता है मल्टीपल नॉमिनी। इसमें क्या है कि मोर देन 1 पर्सन को, एक या एक से ज़्यादा पर्सन को क्या होता है नॉमिनी बनाया जाता है, ठीक है। और इस बता दिया जाता है कि 50% आप इसको दे दीजिएगा, 50% आप इस पर्सन को दे दीजिएगा। तो ये होता है हमारा मल्टीपल नॉमिनी। फिर होता है सक्सेसिव नॉमिनेशन। इसमें क्या होता है, इफ़ वन नॉमिनी डाइज देन सेकेंड नॉमिनीज गेट द मनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कह के दिया जाता है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन इनकेस उनका डेथ हो जाता है तो पर्टिकुलर पर्सन का डेथ होने पे ये जो अमाउंट का पैसा है ये इन पर्सन को दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है सक्सेसिव अमाउंट नॉमिनेशन। अब देखो असाइनमेंट में क्या होता है? असाइनमेंट में पॉलिसी होल्डर जो होता है वो ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप और राइट किसका, पॉलिसी का, टू द अनदर पर्सन। देखो नॉमिनेशन में क्या होता था, हम दूसरे पर्सन को चूज करते थे जो डेथ के बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा वो रिसीव करेगा। बट असाइनमेंट में क्या होता है, जो पॉलिसी है उसका ओनरशिप हम ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं नॉमिनेशन। द पर्सन हु रिसीव द पॉलिसी कॉल्ड असाइनी। जो पर्सन क्या है, जो
पॉलिसी रिसीव करेगा उसको असाइनी हम बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर असाइनमेंट द असाइनी बिकम ए लीगल ओनर ऑफ पॉलिसी, ठीक है। जब असाइनमेंट हो जाएगा तो जो असाइनी है वो लीगल ओनर बन जाएगा किसका, पॉलिसी का, ठीक है। अब देखो कैसे असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो असाइनमेंट जो होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट डीड, ठीक है। असाइनमेंट डीड के थ्रू हमारा असाइनमेंट होता है और बाय साइनिंग द असाइनमेंट सेक्शन इन अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। असाइनमेंट सेक्शन को पे अगर हम साइन कर दें, उनका नाम और सब चीज़ें दे दिए, तब भी असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो कितने टाइप्स के असाइनमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट, जिसमें क्या होता है हम कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं, सारे राइट्स जितने भी हमारे पॉलिसी के राइट होते हैं सारे हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि फादर असाइन पॉलिसी टू हिज सन एज ए गिफ्ट, ठीक है। तो जैसे फादर अपने लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं तो वो क्या कर दिए कि अपने लाइफ इंश्योरेंस सारे पॉलिसी वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिए, एज ए गिफ्ट उन्हें प्रोवाइड कर दी। तो ये होता है कंप्लीट असाइनमेंट, ठीक है। दूसरा होता है कंडीशनल। कंडीशनल कब होता है, असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन कंडीशन। असाइनमेंट क्या होता है, कंडीशन पे बेस्ड होता है कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो जाता है तब जाके वो क्या होता है, असाइनमेंट होता है, ठीक है। देखो ओनरशिप ट्रांसफर ओनली व्हेन कंडीशन इज फुलफिल, जिस कंडीशन पे असाइनमेंट हुआ है वो फुलफिल हो जाए तब वो क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है। तो ये हो गया। फिर इफेक्ट ऑफ असाइनमेंट क्या होता है, जैसे हम असाइनमेंट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, असाइनी जो होता है जिसको कि हम बोलते हैं न्यू ओनर, जो न्यू ओनर होता है जो पॉलिसी का, वो क्या कर सकता है, सारे बेनिफिट जो भी पॉलिसी का वो रिसीव करेगा, लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है और पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है, ठीक है। द ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर लॉसेज द राइट। जैसे ही असाइनमेंट हो जाएगा तो जो ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर होता है जिसने असाइनमेंट किया है उसके पास उस पॉलिसी का कोई भी राइट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। अब देखो हम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी अमाउंट हम देते हैं, रेगुलर अमाउंट हम पेमेंट करते हैं कंपनी को जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, तो उसको हम पेमेंट कैसे करते हैं। देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करके क्या करते हैं, प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है, मोर्टेलिटी मीन्स कितना, मोर्टेलिटी मीन्स रिस्क कितना, डेथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है पर्टिकुलर पर्सन से, उसको कितना मतलब हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो जल्दी मर जाएगा या पहले मतलब ज़्यादा दिन तक जिएगा, ये हम डिसाइड करते हैं कि होता है। फिर एज और हेल्थ क्या है पर्सन का, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है। फिर एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, अगर हम किसी कंपनी का करा रहे हैं तो उसका कितना हमारा एक्सपेंस होता है। फिर टाइप्स एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी, हम किस टाइप्स का पॉलिसी ले रहे हैं, उनका कितने समय तक के लिए ले रहे हैं। फिर आता है सम अनश्योर्ड, कितने हम अमाउंट का पॉलिसी ले रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंसिडर करके क्या करते हैं, प्रीमियम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आता है मोर्टेलिटी टेबल। मोर्टेलिटी टेबल क्या बताता है, मोर्टेलिटी टेबल एक ऐसा टेबल है जो क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, पर्टिकुलर पर्सन के डेथ होने के कितने चांसेस हैं ईच एंड एवरी स्टेज, हर एक एज पे कितना प्रोबेबिलिटी है कि पर्टिकुलर पर्सन के डेथ से रिलेटेड, इसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी टेबल, ठीक है। इट हेल्प इंश्योरर टू एस्टिमेट रिस्क एंड प्रीमियम, ठीक है। ये बताता है कि पर्टिकुलर लाइफ जो पर्टिकुलर पर्सन है अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो उनके लाइफ का कितना रिस्क है और उसके अकॉर्डिंग उनका कितना प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हायर एज है किसी भी पर्सन का तो उनका चांसेस ज़्यादा है कि वो जल्दी डेथ कर जाए, बट अगर हायर एज है तो हायर चांसेस ऑफ डेथ है तो उसके लिए प्रीमियम क्या होगा, हाई चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो एन्युटी क्या होता है। एन्युटी मीन्स अ फिक्स अमाउंट पेड एट अ रेगुलर इंटरवल, मंथली या ईयरली हम कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एन्युटी। जो फिक्स अमाउंट पे किया जाता है कितना, मंथली कह सकते हैं या एनुअली, ठीक है। मोस्टली यूज फॉर रिटायरमेंट इनकम, ठीक है। ये रिटायरमेंट इनकम के लिए यूज किया जाता है। जैसे 2 टाइप्स ऑफ एन्युटी होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है इमीडिएट एन्युटी, जिसमें क्या होता है कि जब एन इमीडिएट एन्युटी इज व्हेन यू स्टार्ट रिसीविंग रेगुलर पेमेंट राइट आफ्टर यू पे लमसम। जैसे क्या है कि एन्युटी में जो एन्युटी होता है उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको रेगुलर अमाउंट पेमेंट करती है, ठीक है। मंथली आप पेमेंट कर सकती है या ये हो सकता है एनुअली भी। तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इमीडिएट एन्युटी होता है, दूसरा होता है हमारा डिफर्ड एन्युटी। तो जो इमीडिएट एन्युटी होता है वो क्या होता है कि जैसे ही आप लमसम अमाउंट पे कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, उसके बाद से ही कुछ पोर्शन में कंपनी आपको रेगुलरली पेमेंट प्रोवाइड करेगी एन्युटी का, तो इसे बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी। अब दूसरा होता है डिफर्ड एन्युटी। जैसे कि जब आप क्या करते हैं, बाई करते हैं एन्युटी तब, बट पेमेंट आर स्टार्ट आफ्टर फ्यूचर डेट। आप क्या कहते हैं, एन्युटी परचेज कर रहे हैं तो कुछ साल तक आप पेमेंट करेंगे, बट आपको कब पेमेंट मिलेगा, पर्टिकुलर उसमें पीरियड डिसाइड होता है, उस पीरियड के बाद ही आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के एन्युटी होते हैं।
ठीक है, तो इससे हमारा पूरा यूनिट 2 हमारा ख़त्म हो गया, जिसमें कि हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और कितने टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 किसके बारे में बात करता है? फायर इंश्योरेंस। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हमारा इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। यूनिट 2 हमारा बताया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब आता है यूनिट 3 जो कि डिस्कस करता है फायर इंश्योरेंस के बारे में। तो फायर इंश्योरेंस में क्या होता है? फायर इंश्योरेंस कवर द लॉस फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर। जैसे कि अगर अचानक से कंपनी में या किसी गुड्स को भी कोई लॉस हो जाता है, फायर की वजह से कोई लॉस होता है, तो उस केस में जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी हमें लॉस क्लेम प्रोवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं फायर इंश्योरेंस। अभी देखो, अब इतने प्रिंसिपल हैं जो बहुत सेटिस्फाई होने चाहिए फायर इंश्योरेंस के केस में। मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जिस भी हम पर्टिकुलर गुड्स या कंपनी या किसी बिल्डिंग का हमने इंश्योरेंस लिया है, फायर इंश्योरेंस, तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, अटमोस्ट गुड्स फिट, मीन्स जो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं रिलेटेड टू कंपनी के गुड्स से रिलेटेड या जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के सामने डिस्क्लोज करना चाहिए। फिर प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, मीन्स अगर लॉस, अगर इसमें दिखाया गया है कि आपको पर्टिकुलर ये रीजन की वजह से अगर फायर लग रहा है तभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंपनसेशन, तो उतना नियरेस्ट कॉज होना चाहिए। फिर इंडेमनिटी। ठीक है, तो फाइनेंस मतलब यहाँ पे इंडेमनिटी का मतलब फायर जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपको सेम पोजीशन में लाना जैसे आप लॉस के होने के पहले थे, तो ये होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो फायर पॉलिसी कंडीशन क्या होता है। ठीक है, अगर हम फायर पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका क्या कंडीशन है? फर्म मस्ट बी अनएक्सपेक्टेड एंड सडन। फायर जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड लगना चाहिए और सडन होना चाहिए। जानबूझ के लगाए हुए फायर पे हमें कोई भी रिटर्न या पॉलिसी नहीं मिलेगा। फिर दूसरा होता है, ये कवर करता है किसको? जैसे कि अगर आग लगे किसके वजह से? फायर की वजह से, या लाइटनिंग की वजह से, कोई भी बिजली उजली की वजह से, या एक्सप्लॉजन की वजह से, या स्मोक की वजह से आग लगी है। बट अगर इन सब रीजन की वजह से आग लगी है तब हम इस पर कोई भी क्लेम प्रोवाइड नहीं करते, जैसे वॉर डैमेज। ठीक है, फायर कॉज इंटेंशनली अगर हमने आग लगा दिया। फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इफ़ नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि किस केस में हमें मिलेगा, किस केस में हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉलिसी होल्डर मस्ट टेक रीजनेबल केयर। तो इस सब में पॉलिसी होल्डर को केयर करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कितने टाइप्स के फायर इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लाइक हमारा हो गया स्पेसिफिक पॉलिसी हो गया, फिर दूसरा होता है वैल्यूड पॉलिसी, फिर फ्लोटिंग पॉलिसी, फिर रिप्लेसमेंट और रेंट स्टेटमेंट पॉलिसी, और होता है कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। फिर 6 हमारा है कंसिक्वेंशियल लॉस और एवरेज पॉलिसी। ठीक है, तो 7 टाइप्स के हमारे क्या है फायर इंश्योरेंस। देखो इस टॉपिक से क्या है कि हमारा यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है फायर इंश्योरेंस का मीनिंग पूछेगा, फिर पूछेगा कि कौन कौन से केस में हमें फायर इंश्योरेंस मीन्स फायर का जो इंश्योरेंस होता है क्लेम हमें मिलेगा, किस क्या क्या मतलब किस किस रीजन की वजह से अगर आग लगा हो तभी हमें क्लेम मिलेगा, ये पॉइंट पूछेगा। फिर टाइप्स ऑफ जितने हमारे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं, इससे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले होता है स्पेसिफिक पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस का सबसे पहला टॉपिक टाइप्स स्पेसिफिक पॉलिसी होता है, जो कि कवर करता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को। ठीक है, वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को कवर करता है और स्पेसिफिक अमाउंट तक। ठीक है, जैसे कि द इंश्योरर पे एक्चुअल लॉस बट नॉट मोर देन सम इंश्योर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर गुड्स को कवर करते हैं, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ गुड्स को कवर करते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर लॉस आपको पर्टिकुलर अमाउंट जितना आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर उससे ज़्यादा लॉस हुआ तो उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। आप जितने स्पेसिफिक अमाउंट के लिए लिए हैं उतना ही आपको लॉस पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक शॉप को इंश्योर किया गया जिसका अमाउंट हमने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया। ठीक है, बट यहाँ पे मैक्सिमम क्लेम आप 10 लाख तक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक पॉलिसी। फिर होता है दूसरा वैल्यू पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है? जब हम क्या कर रहे हैं इस टाइप्स के इंश्योरेंस में, जो ये हमारा फायर इंश्योरेंस के टाइप्स है, इसमें क्या करते हैं, जब भी हम कैसे सबसे पहले अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम वैल्यू डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी का। जब हम इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिक्स वैल्यू इज पेड एट द टाइम ऑफ लॉस। ठीक है, तो हम जब इंश्योरेंस लेते समय उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के वैल्यू को हम एनालाइज कर लेंगे कि इतने अमाउंट का वैल्यू है इस पर्टिकुलर एसेट्स का। तो जब क्लेम होगा, जब लॉस होगा पर्टिकुलर एसेट्स को, तो हम उतने ही वैल्यू का क्लेम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये होता है हमारा वैल्यूड पॉलिसी। ठीक है,
भले ही मार्केट प्राइस डिफरेंस हो, बट हम जिस टाइम पे हमने क्या किया था, फायर इंश्योरेंस पर्टिकुलर एसेट्स के लिए लिया था, तो उस टाइम पे आपके उस एसेट्स की वैल्यू निकाली जाएगी। जब एक्चुअली में मान लेते हैं 5 साल बाद या 6 साल बाद, 10 साल बाद, अगर उस प्रॉपर्टी या वैल्यू को कोई भी हार्म होता है, तो उस जितना वैल्यू हमने प्रीमियम लेते मीन्स इंश्योरेंस लेते समय हमने कैलकुलेट किया था, उतने ही अमाउंट तक क्लेम मिलेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस भले ही डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये होता है वैल्यूड पॉलिसी। फिर होता है फ्लोटिंग पॉलिसी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, वेरियड टाइप्स ऑफ गुड्स को कवर करते हैं, भले ही और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है, जैसे गुड्स कवर एट अ मल्टीपल लोकेशन अंडर वन अ सिंगल पॉलिसी। हम एक सिंगल पॉलिसी में हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ जहाँ हमारे गुड्स अवेलेबल हैं, हम वहाँ वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि वेरी यूजफुल होता है किसके लिए, बिजनेस, जहाँ पे जो उस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो बिजनेस क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे गुड्स को फ्लो करती है। जैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे गोदाउन है या वेयर हाउस है, उस बिजनेस के लिए ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है रिप्लेसमेंट और रीइंस्टेटमेंट वैल्यूड पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ पेइंग ओल्ड मार्केट वैल्यू द इंश्योरर पे अ कॉस्ट ऑफ बाइंग अ न्यू सिमिलर आइटम। जैसे कि क्या होता है रिप्लेसमेंट और रीइंस्टेटमेंट, हमने वैल्यूड पॉलिसी पढ़ा, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि हम जितना वैल्यू किया है उतना नहीं पेमेंट करेंगे, बट मार्केट प्राइस जितना अभी है प्रॉपर्टी का उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। ठीक है, इट हेल्प इंश्योर्ड रिप्लेस ओल्ड आइटम विद न्यू वंस आफ्टर अ फायर। ठीक है, ओल्ड मशीन डिस्ट्रॉयड, तो इस वजह से एग्जाम्पल, हम ओल्ड मशीन हमारा जल गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो इंश्योरर क्या करता है, न्यू मशीनरी को परचेज करने के लिए पैसा पेमेंट करता है। ठीक है, नॉट अ डिप्रिसिएटेड वैल्यू। फिर होता है कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। नाम से ही है कि कंप्रिहेंसिव पॉलिसी, तो इसमें इस पॉलिसी के अंदर क्या, इसको क्या कहा जाता है, ऑल इन वन पॉलिसी, फायर, ऑल इन वन फायर पॉलिसी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये फायर को भी कवर करता है और फायर के अलावा कोई भी एडिशनल रिस्क है उसे भी कवर करता है। जैसे बर्गलरी हो गया, ठीक है, एक्सप्लॉजन हो गया, ये हो गया स्ट्राइक, स्टॉर्म, फ्लड, लाइटनिंग की वजह से, ये सब जिसकी वजह से अगर गुड्स को कोई भी वो हो रहा है, तो इसके इन सब की चीज़ों से वो क्या करेगा, फायर पॉलिसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, जैसे कि फायर में स्टॉप बिजनेस टेम्पोररी। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होता है कि अगर आग लग गया बिजनेस में, तो टेम्पोरली तो हमारा जो क्या होता है, ऑपरेशन बंद हो जाएगा। तो जो कि क्या होता है कि इसमें क्या होगा, अगर टेम्प्रेरी बंद हो जाएगा तब तक के लिए हमारा सेल्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो पैसे का लॉस होगा। ठीक है, तो वो पॉलिसी उस चीज़ को कवर करता है। जैसे दिस पॉलिसी कवर अ लॉस प्रॉफिट ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ बिजनेस आफ्टर अ फायर। अगर फायर के बाद जो स्टॉपेज ऑफ बिजनेस हो जाता है, उसकी वजह से जो कंपनी को लॉस होता है, वो कवर करता है कौन, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज। जैसे क्या होता है, अगर फैक्ट्री में आग लग गई, तो इसमें क्या होगा, मशीन कंडीशन, ये सब सारी चीज़ें बंद हो गई, हमारे ऑपरेशन ही बंद हो गए, तो प्रोडक्शन भी बंद हो गया, तो जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट लॉस होगा। तो वो सारी चीज़ें कवर किया जाता है यहाँ पे, जितने अमाउंट का लॉस हुआ होगा उस ऑपरेशन की ड्यूरिंग, तो वो अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है हमारा एवरेज पॉलिसी। ठीक है, एवरेज पॉलिसी कब दिया जाता है, जब हमारा क्या है, प्रॉपर्टी अंडर इंश्योर्ड हो। अंडर इंश्योर्ड हो मीन्स हमारा प्रॉपर्टी का जो वैल्यू हमारा 5 लाख है, बट हमने इंश्योरेंस 2 लाख का ही कराया है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एवरेज पॉलिसी लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, अमाउंट इज रिड्यूस प्रोपोर्शनलिटी। हम जैसे कि क्या करते हैं, जितना अमाउंट हमारा कम है उतने का हम क्लेम करते हैं। ठीक है, फॉलो एवरेज क्लॉज। ठीक है, तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस हो गए। अब आता है असाइनमेंट और क्लेम क्या होता है। असाइनमेंट ऑफ क्लेम फायर इंश्योरेंस देते हैं। असाइनमेंट में क्या करते हैं, पॉलिसी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। हमने असाइनमेंट का मतलब पढ़ा था कि ओनरशिप, हम पॉलिसी का जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेम ये फायर इंश्योरेंस में भी अप्लाई होता है। अब देखते हैं क्लेम। देखो, हमें क्लेम क्या होता है और उसके प्रोसेसेस हमें अच्छे से पता होने चाहिए, तो ये भी आप करके जाइएगा। अगर हम क्या करते हैं, हमें लॉस हुआ, ठीक है, तो लॉस होने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं क्लेम करने के। क्लेम कैसे मिलता है उसके ये सारे प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉस हुआ, कोई भी फायर लगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोटिस प्रोवाइड करेंगे इंश्योरर को कि इस जगह पे ऐसे ऐसे हमारा आग लगा है, जो भी हुआ। फिर क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी इंस्पेक्शन भेजेगा, सर्वर भेजेगा, जो सारे कंडीशन या सिचुएशन को देखा कि किस वजह से लॉस हुआ, या सारी चीज़ें फायर किस वजह से लगी, सारी चीज़ें वो देखेगा। फिर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। फिर असेसमेंट ऑफ लॉस, फिर देखेगा कितने अमाउंट का लॉस हुआ और कितना हमने इंश्योरेंस कराया था। ठीक है, फिर सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है, आपसे प्रोसेस में पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्या है यूनिट 4। ठीक है,
यूनिट 4 में हम मरीन इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है कि हम शिप या जब हमारा गुड्स क्या होता है पानी के थ्रू जब जाता है तो उस टाइम पे जितने भी हमारे लॉस होते हैं, ठीक है, जितने भी लॉस हो सकते हैं तो वो आता है हमारा मरीन इंश्योरेंस के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, ये कवर करता है लॉस और डैमेज को जब क्या करता है गुड्स शिप किया जाता है, गुड्स को हम डिलीवर करते हैं थ्रू शिप, कार्गो या फ्रेट के थ्रू, ठीक है, और इन सारे लॉस को वो कवर करता है, ठीक है। और ये क्या इंक्लूड करता है, जो भी हमारा रिस्क अराइज होता है सी के, जो हमारे सी है समुद्र के किनारे, लाइक हमारा जो स्टॉर्म हो गया या सिंकिंग हो गया, फायर हो गया और पिरेसी हो गया या फ्यूजन, जो भी सारे वजह के हमारे वजह से जो भी हमारे लॉस होंगे वो होता है हमारा मरीन इंश्योरेंस में। अब देखो प्रिंसिपल क्या होते हैं, सारे प्रिंसिपल हमारे सेम होते हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी होता है वो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है अटमोस्ट गुड्स पे हमने ये बता दिया है कि दोनों लोग को सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर हम जिस सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए पर्सन का। इंडिमनिटी हमने बता दिया। सब्सक्रिप्शन वारंटी, यहाँ पे वारंटी मीन्स प्रोमिस मेड बाय इंश्योर्ड टू मेंटेन अ शिप सेफ्टी, तो ये वारंटी भी आ जाता है एक एक्स्ट्रा कि यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कि वो शिप के लिए सारे सेफ्टी को देखेंगे। फिर आता है कंडीशन एंड वारंटी, क्या होता है इसमें, ठीक है। कंडीशन जो होता है हमारा वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी होता है, इम्प्लाइड वारंटी होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेस वारंटी क्या होता है, सारे जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो क्लियरली रिटन होते हैं, लाइक शिप मस्ट बी सेल ऑन अ फिक्स डेट, ठीक है। ये सारे इम्प्लाइड क्या होता है, रिटन नहीं होता है बट अंडरस्टूड होता है, वो अपने से समझने का मतलब होता है, ठीक है। ये बिना बोले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लाइक शिप मस्ट बी सी वर्दी, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसी क्या होता है। सबसे पहले होता है वियॉज पॉलिसी। वियॉज पॉलिसी जो होता है वो क्या कवर करता है, सिंगल जर्नी को, जैसे कि आपने गुड्स यहाँ से लेके गया और आपको जाना है यूएस, आपने क्या किया कि इंडिया से यूएस तक का जो भी सिंगल जर्नी है उसको जो कवर करता है वो होता है हमारा वॉयज पॉलिसी। फिर टाइम पॉलिसी होता है, ये टाइम पीरियड को कवर करता है, तो जो हमारा मरीन इंश्योरेंस होता है या फायर इंश्योरेंस होगा वो 1 साल का होता है, ठीक है। अब दूसरा मिक्स पॉलिसी में क्या करता है, ये कम्बिनेशन और टाइम दोनों का कवर करता है, ठीक है। कम्बिनेशन और वॉयज मतलब एक बार या टाइम दोनों को कवर करता है। फिर आता है कार्गो पॉलिसी, जो गुड्स हो, जो भी शिप पे हमारा क्या गुड्स लदा है वो उसको कवर करता है। फिर आता है हल पॉलिसी, जो बॉडी ऑफ द शिप को, अगर क्या होता है कि हम जब हम गुड्स लेके जा रहे हैं तो ये इंश्योरेंस ऐसा होता है जो पूरे बॉडी ऑफ द शिप को कवर करता है। फिर फ्रेट पॉलिसी जो कवर करता है इनकम फ्रॉम अ फ्रेट, जो भी हमें क्या है कि फ्रेट दिया जाता है, हम क्या करते हैं भाड़ा दिया जाता है शिप का जो बढ़ा था उसको भी कवर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हो गए। दूसरा आता है लॉस, अबैंडमेंट और मरीन लॉसेस क्या होता है। तो सबसे पहले लॉस क्या होता है, लॉस इन मरीन इंश्योरेंस मीन्स एनी डैमेज, डिस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल हार्म टू। अगर लॉस क्या होता है मरीन इंश्योरेंस में, अगर कोई भी लॉस या डैमेज हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसको, शिप को हो गया, ठीक है, पूरे शिप्स को, या गुड्स जो शिप पे लदा हुआ गुड्स है उसको, या फ्रेट और इनकम, ठीक है, जो भी हम गुड्स को ले आ रहे हैं ले जा रहे हैं उसका जो भी फ्रेट्स होता है उनको, ठीक है। तो उसको अगर कोई भी लॉस हुआ, और लॉस किसके द्वारा होना चाहिए, लॉस हैपन ड्यू टू स्टॉर्म, सिंकिंग और पैसे और फायर लग गया, ठीक है, लीकेज हो गया, शिप में लीकेज हो गया जिनकी वजह से पूरा शिप में पानी भर जाता है, ठीक है, या गुड्स चोरी हो गया, हम शिप में पानी के थ्रू हम अपने गुड्स को लेके जा रहे थे उसके बीच में चोरी हो गया है कुछ भी, ठीक है। या मीन्स एक होता है जेटिंसन, जिसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर गुड्स में लीकेज होने लगता है मीन्स पानी भरने लगता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, गुड्स को हम क्या करते हैं शिप पर से गुड्स को हम फेंकते हैं, ताकि हमारा जो अगर वेट कम हो जाएगा तो इसमें डूबने का चांसेस कम रहता है। तो इसके वजह से जितने भी ये सारे जो हमारे दिए गए हैं इनके वजह से अगर लॉस होता है तो उनको कवर करता है कौन, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट मीन्स इंश्योर्ड क्या होता है, मीन्स पॉलिसी होल्डर गिव ऑल राइट टू कवर अ डैमेज ऑफ अ शिप और अ गुड्स टू द इंश्योरेंस इन एक्सचेंज ऑफ फुल क्लेम अमाउंट, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होता है कि जो इंश्योर्ड होता है वो क्या करता है, इंश्योर्ड होता है जो इंश्योरेंस कंपनी होता है वो राइट देता है किसको, कि वो सारे डैमेज को कवर करेगा इन एक्सचेंज ऑफ फुल क्लेम अमाउंट, ठीक है। इट नॉर्मली हैपन इन अ सिवियर डैमेज सिचुएशन, ठीक है। वाई डज अमेंडमेंट हैपन, अमेंडमेंट क्यों होता है, ताकि रिपेयर कॉस्ट, जब रिपेयर कॉस्ट बहुत सारा हाई हो, ठीक है, और शिप गुड्स कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है, अगर हम क्या करें शिप्स पे गुड भेजे बट वो रिकवर नहीं हुआ तो उसमें फुल क्लेम देता है कौन, इंश्योरेंस कंपनी। फिर लॉस इज ऑलमोस्ट टोटल। फिर सैल्वेज मीन्स रिमेनिंग गुड्स हैज अ वेरी लो वैल्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब टाइप्स ऑफ मरीन लॉसेस, कितने टाइप्स के मरीन लॉसेस होते हैं, तो ठीक है, सबसे पहला होता है टोटल लॉसेस।
टोटल लॉसेस मीन्स शिप एंड कार्गो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब शिप भी डिस्ट्रॉयड हो गया, जो भी गुड्स उस पर लदा था वो डिस्ट्रॉयड हो गया और वो रिकवर नहीं हो सकता। अब ये देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्चुअल टोटल लॉसेस होते हैं, मीन्स ये कब होता है जब गुड्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया या शिप कम्प्लीटली डैमेज हो गया या संक हो गया या गुड्स जो है डैमेज हो गया, देन दे आर यूजलेस, डैमेज तो हो गया और यूजलेस भी हो गया। फिर इंश्योर्ड इज परमानेंटली डेप्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है, टोटल लॉसेस में जो हमारे शिप्स हैं या जो शिप पे लदा हुआ गुड्स है वो टोटली डैमेज हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉसेस। इसमें क्या होता है, लॉस इज नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जैसे गुड्स क्या होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं होता, बस उनको रिपेयर करा के फिर से पहले से कंडीशन में ला सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कम्प्लीटली टोटल लॉस। जो कि क्यों होता है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज मोर देन द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेविंग गुड्स इज़ वेरी हाई और गुड्स आर बैडली डैमेज एंड नॉट वर्थ रिपेयरिंग, ठीक है। ये सारे कंडीशंस होते हैं। तो हमें टाइप्स ऑफ लॉस पूछेगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉस पूछेगा और टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस जरूर पूछेगा, तो आप अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब पार्शियल लॉस आता है। पार्शियल लॉस में क्या होता है कि गुड्स को पार्शियली लॉस होता है, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ शिप कार्गो डैमेज, कुछ ही पार्ट को डैमेज होता है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पर्टिकुलर एवरेज लॉस जिसमें कि क्या होता है, पार्शियल लॉस बॉर्न बाय ओनर ऑफ द गुड्स ओनली, ठीक है, नॉट शेयर बाय एवरीवन, ठीक है। पार्शियल लॉस क्या होता है इसमें कि पार्शियली ओनर को ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है जनरल लॉस। जनरल लॉस क्या होता है, लॉस दैट इंटेंशनली कॉस्ट फॉर सेविंग एंटायर शिप और कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, दिस लॉस इज शेयर बाय ऑल पार्टीज, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब आता है हमारा हाँ, आप देखो हमने ये सारे सिलेबस डिस्कस कर लिए, अब हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या इस सिलेबस पूरे यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ठीक है, कि हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हमें क्या इस पूरे यूनिट को एनालाइज करके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं कि सबसे पहले इंश्योरेंस क्या मीनिंग का क्या होता है इंश्योरेंस का, ठीक है। तो इंश्योरेंस सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपके कोई भी अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है फ्यूचर में तो हम उसको कवर करेंगे, बट आपको बदले में क्या पेमेंट करेगा, अमाउंट, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो ये हो गया इंश्योरेंस। और पर्पज़ क्या होता है, नीड और पर्पज़ क्या होता है इंश्योरेंस का, ये हमें पता होना चाहिए। और कैसे इंश्योरेंस एज एक्ट करता है, सोशल सिक्योरिटी टूल्स। और दूसरा है हमें सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ठीक है, ऑल इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। वो भी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, सारे एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा ये आ सकता है कि रिस्क क्या है, ठीक है, रिस्क क्या होता है, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिस्क एंड ऑल्सो डिस्कस डबल इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, ठीक है। तो रिस्क क्या होता है इंश्योरेंस में और कितने टाइप्स का रिस्क हो सकते हैं, और दूसरी बात हमको ये सारी चीज़ें, डबल इंश्योरेंस क्या होता है, ओवर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, ये पता होना चाहिए। और इन चारों टर्म में 10 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, 10 तो मिनिमम पता ही होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पता है तो अच्छी बात है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम देखिए इतना अगर क्वेश्चन कर ले तो सारे यूनिट 1 हमारा कवर हो जाएगा। अब यूनिट 2 पे हम चलते हैं। यूनिट 2 पे क्या हो सकता है, एक्सप्लेन द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यूनिट 2 हमारा लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस करता है, डील्स करता है। तो जिसमें हमें पता होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिस करता है इंश्योर या यूजर से कि अगर आपको हम सम ऑफ अमाउंट प्रोवाइड करेंगे ऑन द डेथ या मेच्योरिटी, जो भी पहले अराइज हो जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। तो उसका फीचर्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस लेना, ये सारी चीज़ें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरियस टाइप्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे होल लाइफ पॉलिसी होता है, इंडोमेंट पॉलिसी होता है, फिर रिटायरमेंट पॉलिसी होता है, चिल्ड्रन पॉलिसी, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर और क्वेश्चन आता है नॉमिनेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। नॉमिनेशन में हम क्या करते हैं कि दूसरे पर्सन को हम दूसरे पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जो जिसको नॉमिनी कहा जाता है। जो डेथ हो जाएगा पर्सन को, उसको उन्हें अमाउंट मिलेगा, ठीक है। असाइनमेंट में क्या करते हैं, पॉलिसी की ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे पर्सन को, तो ये आपको पता होना चाहिए।
और डिफरेंस बिटवीन देम, आपको 10-15 डिफरेंस तो इनमें पता ही होने चाहिए, ठीक है। ये फिर आ गया एन्युटी और डिस्टिंग्विश बिटवीन इमीडिएट यूनिटी और डिफर्ड यूनिटी, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन रिटायरमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें, और फिर एक्सप्लेन करना मोर्टिलिटी टेबल और फैक्टर अफेक्टिंग कंपटीशन ऑफ प्रीमियम इन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं हम यूनिट 3 पे, जो कि फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल क्या होते हैं फायर इंश्योरेंस के, और बहुत सारे जो टाइप्स है फायर इंश्योरेंस के, ठीक है। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है फायर इंश्योरेंस का, टाइप्स, और फिर सेटलमेंट, हाँ लॉस क्या होता है, और प्रोसीजर, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं 4th यूनिट पे, जो होता है मरीन इंश्योरेंस। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मरीन इंश्योरेंस के, और टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, जितने टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस होते हैं वो सारे टाइप्स। फिर हमें दूसरे क्वेश्चन में एक्चुअल लॉस और कंस्ट्रक्टिव लॉस क्या होता है, ये मतलब टाइप्स ऑफ लॉस, जितने भी टाइप्स ऑफ लॉस होते हैं वो हमें, और अमेंडमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, अमेंडमेंट में क्या होता है, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हैं, अगर आप क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से, तो आपका हो जाएगा, मैक्सिमली पूरी सारी चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। तो ये हमारा था सारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिएगा और अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।